तो दोस्तों ये कहानी है एक हाई स्कूल स्टूडेंट की जिसका नाम है बाकी हानमा, जिसकी वजह से पूरा स्कूल कांपता है। एक दिन मित्सुनारी तोकुगावा, जो एक अंडरग्राउंड रेसलिंग चैंपियनशिप का मालिक है, बाकी के स्कूल आता है और कहता है टोक्यो में कुछ खतरनाक क्रिमिनल्स आ रहे हैं, वो तुझे हराने आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही दुनिया का सबसे डेंजरस कैदी डोरियन, जो फांसी की सजा में शांति से मर गया था, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसकी डेथ कंफर्म करने आया, डोरियन अचानक जिंदा हो गया और सारे पुलिस वालों को मार डाला। और जाने से पहले उसने एक मैसेज छोड़ दिया, मैं टोक्यो आ रहा हूँ हार का स्वाद चखने। फिर वो समुद्र के रास्ते जेल से भाग गया। लेकिन बस वही नहीं, अभी 4 और बाकी हैं। स्कॉटलैंड के कारियस प्रिजन में एक कैदी था डॉयल। उसे शॉक थेरेपी मिली, एक ऐसी सजा जो किसी को जिंदा नहीं छोड़ती, मगर वो बचा रहा और सभी पुलिस वालों को मार के एक मिलिट्री प्लेन चुरा लिया और सीधा टोक्यो उड़ा गया। पुलिस को पता चला कि वो 100 मीटर ऊंची जेल की दीवार चढ़ के भागा, जो आम आदमी के बस का काम नहीं। और सबसे बड़ी बात, उसने गार्लैंड, रशिया का टॉप रेसलर को भी मार दिया। अब बाकी 3 का भी सीन सुनो। एक कैदी ने 200 मीटर समुद्र के नीचे सबमरीन से भाग के सभी गार्ड्स को कुत्तों की तरह मार डाला। एक और रियो यानागी ने बुलेट प्रूफ ग्लास तोड़ दिया और भाग निकला। सबने जेल छोड़ने से पहले एक ही मैसेज छोड़ा, मुझे हार का स्वाद लेना है। 5 खतरनाक कैदी, 5 मर्डर्स के चार्जेस, और सबने वही बात बोली, मुझे हार का स्वाद लेना है। समझे इसका मतलब? दोस्तों इसका मतलब ये है, सभी टोक्यो आ रहे हैं सिर्फ एक बंदे से लड़ने, बाकी हानमा से, क्योंकि बाकी है अंडरग्राउंड रेसलिंग का चैंपियन। अगले दिन सिकोर्स्की, इनमें से एक क्रिमिनल, एक मशहूर किक बॉक्सर प्रिजनर रॉब के बॉडी में रेजर घुसा के मार देता है। फिर कुछ गुंडे बाकी के क्लासमेट से पूछते हैं, ओए उस बाकी को बुला, बहुत पावरफुल सुना है, आज उससे लड़ना है। वो क्लासमेट डर के मारे बाकी को ले जाता है उन गुंडों के पास। उनमें से एक बाकी को छुरी से मारने आता है, लेकिन अचानक फ्लैशबैक आता है। उस बंदे को पहले से ही पंच पड़ चुका होता है और बाकी ने अपनी जगह से हिला भी नहीं। वो बंदा फ्रीज हो जाता है और बाकी गुंडों को उन्हीं के स्पेशल वेपन से हरा देता है। तभी बाकी देखता है कि उसके क्लासमेट के पीछे 9 फुट लंबा आदमी खड़ा है। इधर पुलिस डिपार्टमेंट में हंगामा मच गया है। डोरियन, सर्सी, डॉयल, स्पेक और रियोकू यानागी, ये 5 जेल तोड़ के भाग चुके हैं। तभी एक ऑफिसर आता है और बताता है कि लोगों ने देखा है, एक आदमी ने हमारी पुलिस वैन को अपने हाथों से कुचल दिया। जांच के बाद पता चलता है कि ये काम स्पेक का है, जो उन्हीं 5 डेंजरस क्रिमिनल्स में से एक है। फिर सीन शिफ्ट होता है कैसे इंसान पर, जो बाकी को खत्म करने के लिए सामने आता है। वो अपना पावर दिखाने के लिए अपने मुंह में खुद गोलियां चला देता है और कहता है, मैं हूँ टोक्यो का सबसे ताकतवर आदमी, क्या तुम बाकी हानमा हो? मुझे हारा हुआ महसूस करना है, क्या तुम लड़ोगे मेरे साथ? जैसे ही वो बाकी से हाथ मिलाता है, उसका हाथ धरती पे गिर जाता है। ये देखते ही बाकी का होश उड़ जाता है। फिर वो आदमी बाकी को कुत्तों की तरह पीटना शुरू करता है और चिल्लाता है, हाथ उठा, बोल रहा हूँ हाथ उठा। कुछ देर बाद पुलिस पहुंचती है और स्पेक को गिरफ्तार कर लेती है। एक ऑफिसर कहता है, सर यहाँ पर तो ऑफिसर कनाडा का हाथ पड़ा हुआ है। ये सुनते ही बाकी सदमे में चला जाता है और हमें पता चलता है कि ये एक पुलिस ऑफिसर का हाथ था जिसे स्पेक ने मार दिया था। स्पेक बाकी के पास जाकर कहता है, ये तो सिर्फ शुरुआत है, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी। फिर एंट्री होती है यूजिरो हानमा की, बाकी के बाप की। ये आदमी दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान माना जाता है। पुलिस हो या पॉलिटिशियन, सब इसे डरते हैं। दूसरी तरफ रियो को मिलता है एक बुजुर्ग इंसान शिबुकावा से, जो 70 साल का होने के बावजूद शिबुकावा फाइटिंग स्टाइल का मास्टर है। इसके पास एक ऐसी आई की टेक्निक है जो किसी को भी धूल चटा सकती है। अब सीन शिफ्ट होता है जेल के अंदर। स्पेक जेल में रेस्ट कर रहा होता है। एक सीनियर इंस्पेक्टर आके दूसरे पुलिस से कहता है, इस पे नजर रखो। लेकिन जब वो इंस्पेक्टर बाथरूम जाता है तो उसे स्पेक पास खड़ा मिलता है। वो हैरान होकर पूछता है, ओए तू यहाँ क्या कर रहा है? स्पेक मुस्कुराकर कहता है, हाँ वॉशरूम आया था, और हाँ ये बन खा लो, बड़े क्रिस्पी हैं। फिर वो कहता है, मैं तो तेरे से अच्छा बिहेव कर रहा हूँ, खा ले चुपचाप। और तुरंत स्पेक उस इंस्पेक्टर और बाकी पुलिस वालों को भी मार डालता है। अब हम मिलते हैं कत्सुमी ओरोची से, जो शिनशिन काय कराटे स्टाइल का फाउंडर है। लोग इसे लीथल वेपन कहकर बुलाते हैं। उसके फादर का नाम है डोप्पो ओरोची। और अब एंट्री होती है कायो रेत्सु की, जो चाइनीज मार्शल आर्ट्स का एक जीनियस है। उसने मैक्सिमम टूर्नामेंट में सबको लगभग हरा दिया था। वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। तभी डोरियन वहाँ आ जाता है और कहता है, एक्सक्यूज मी, मुझे मास्टर डोप्पो ओरोची से मिलना है। शिनशिन काय अकेडमी के अंदर डोरियन डोप्पो से मिलने आता है। वो कत्सुमी से कहता है,
जरा मुझे इंट्रोड्यूस कर दो। कत्सुमी कहता है पहले अपने शूज उतारो। डोरियन जूते उतारता है, लेकिन अचानक कत्सुमी को एक जोर का किक मार देता है। उसके आंख में उंगली घुसा देता है और धमकी देता है, तुझे मार दूंगा। वो फिर से किक करने की कोशिश करता है, लेकिन डोरियन एक लकड़ी का टुकड़ा उसके गले में घुसा देता है और बोलता है, तुम और मैं बराबर के इंसान हैं, अब मुझे डोपो से मिलना है। तभी कायो रेत्सु आ जाता है और कहता है, अगर बराबर के इंसान से लड़ने की हिम्मत है तो मुझसे लड़। डोरियन एकदम नाटकबाजी मोड में चला जाता है, रोने लगता है और नाक के बाल निकाल के उसे आंखों में मारने की कोशिश करता है, लेकिन कायो उसके अटैक से बच जाता है। फिर डोरियन उस पे आग थूकता है। कायो उस अटैक से बच के वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बाकी के स्कूल में फिटनेस टेस्ट चल रहा है। बाकी 400 मीटर रेस में सबसे तेज भागता है। जमीन में गड्ढे पड़ जाते हैं। लॉन्ग जंप में तो लाइन के पार चला जाता है। सब स्टूडेंट्स शॉक हो जाते हैं, लेकिन जब वो पुलअप्स करता है तो पुलअप बार ही तोड़ देता है। टीचर उस पे गुस्सा हो जाता है क्योंकि बाकी एक भी टेस्ट प्रॉपर्ली कंप्लीट नहीं करता। टीचर कहता है, तेरे सारे मार्क्स लो हैं। बाकी पूछता है, अगर मैं 1500 मीटर रेस का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दूं तो क्या मुझे पास कर दोगे? टीचर कहता है, ये टेस्ट 3 मिनट में पूरा करना है, रिकॉर्ड 3 मिनट 26 सेकंड का है, तू कैसे करेगा? बाकी कहता है, सर मुझ पे भरोसा रखिए, मैं करूंगा। बाकी अपने कपड़े उतारता है, रेडी हो जाता है रेस के लिए। रेस स्टार्ट होती है। शुरुआत में बाकी सबसे आगे रहता है, लेकिन बीच में मसल क्रैम्प हो जाता है और वो आखिरी नंबर पे पहुंच जाता है। फिर भी उसका डेडिकेशन देखकर टीचर उसे पास कर देता है। और अब उसकी मुलाकात होती है सोनारी कांजी एगारी से, जो मैक्सिमम टूर्नामेंट में सेकंड आया था। उसने सिरसी को ऑलमोस्ट हरा दिया। तभी सिरसी वापस आता है और उस पे अटैक कर देता है। एम्बुलेंस आती है, उसे ले जाती है और मित्सुनारी सिरसी को ले जाके वहाँ से चला जाता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में स्पेक गाना गाता है, I'll be back soon। उसकी जेल के बाहर एक लीफलेट चिपका होता है और मित्सुनारी और सिकार एक जगह पहुँचते हैं जहाँ सभी क्रिमिनल्स इकट्ठा हो चुके होते हैं। मित्सुनारी उनका स्वागत करता है और कहता है, मैं इस स्टेडियम का मालिक हूँ, अब बताओ तुम सब यहाँ क्यों आए हो? डोरियन कहता है, ऐसा सवाल ही क्यों, ये तो जापान का सबसे मशहूर जगह है जहाँ दुनिया के बेस्ट फाइटर्स आते हैं। डॉली कहता है, मैं जो चाहता हूँ करता हूँ, आना था इसलिए आया। तभी बाकी वहाँ आता है और मित्सुनारी से कहता है, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। सभी लोग बाकी की तरफ देखते हैं और तभी डोपो, ओरोची और कुछ और डेंजरस फाइटर्स भी वहाँ पहुँच जाते हैं। अब 5 डेंजरस क्रिमिनल्स और टोक्यो के 5 बेस्ट फाइटर्स एक दूसरे के सामने खड़े हैं। ये है डोपो ओरोची, जो शिन कराटे स्टाइल का असली फाउंडर है, और ये है कारोई यानामा, जो यानामा गैंग का बॉस भी है। मित्सुनारी उन्हें याद दिलाता है कि यहीं पे 1 साल पहले मैक्सिमम टूर्नामेंट हुआ था, जो सबसे खतरनाक टूर्नामेंट था हिस्ट्री का, और उसे जीता था बाकी हामना ने। लेकिन क्रिमिनल्स को बाकी की बात पे यकीन नहीं होता, और जब मित्सुनारी रूल्स समझाता है तब एक बंदा कहता है, यहाँ कोई रूल्स नहीं है, गेम अभी शुरू करो, चाहे तुम कहाँ हो, बाथरूम में हो या जीएफ के साथ, फाइट कहीं भी हो सकती है। और बस वो 10 लोगों के बीच फाइट का आगाज हो जाता है। बाकी कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, होमवर्क भी करना है, और ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ एक इंस्पेक्टर देखता है कि स्पेक वापस अपनी सेल में आ गया है और डोरियन और डोपो एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। तभी कायो रेत्सु भी वहाँ पहुँचता है डोरियन से बदला लेने के लिए, और डोपो ओरोची उस पर एक पावरफुल अटैक करता है। वो पहले से ही उसे पीटने का मौका ढूंढ रहा था। डोरियन अपना फायर लाइटर से अटैक करता है, लेकिन डोपो आसानी से ब्लॉक कर लेता है और कहता है, हा हा हा, ये है मेरी परफेक्ट डिफेंस, मिसाइल भी नहीं तोड़ सकती। दूसरी तरफ कांजी अकारी सिकर सा से बदला लेने आता है। साथ में कुछ गुंडे भी होते हैं जो सिकर सा को पकड़ लेते हैं। वापस सीन जाता है डोपो पर। डोरियन एक थ्रेड से उसका हाथ काट देता है। वो थ्रेड एक स्पेशल लाइटर से निकलता है जो मकड़ी के जाले से भी पतला और नायलॉन से भी ज्यादा मजबूत होता है। डोरियन कहता है, ये थ्रेड एक साइंटिफिक मिरेकल है, जादूगर लोग ऐसे थ्रेड्स यूज करते आए हैं। और डोपो समझ जाता है कि जब डोरियन ने पहले किक मारा था तभी उसने थ्रेड उसके हाथ में छुपा दिया था। लेकिन ओरोची तो आदत से मजबूर था। ट्रेनिंग के दौरान उसके हाथ कई बार टूटे थे। वो एक जबरदस्त पंच डोरियन के चेहरे पे मार देता है। डोरियन जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ कांजी और उसके दोस्त मिलके सिकर सा को मारने का प्लान बना रहे होते हैं। कांजी 5 गोलियां चलाता है, लेकिन सिकर पे कुछ असर नहीं होता। सिकर उसके साथियों को ही मार देता है और कांजी घुटने लगता है, प्लीज मुझे छोड़ दो। लेकिन सिकर कोई रहम नहीं करता। वो जिम रॉड और डंबल्स उठा के कांजी को पीटना शुरू कर देता है, जिससे कांजी की मौत हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है बाकी पर, जो अपनी गर्लफ्रेंड कोजुए मासा मोटो के साथ घूम रहा होता है। लड़की को पता चलता है कि बाकी एक फाइटर है। दोनों आपस में बातें करते हैं और निकल रहे होते हैं। तभी अचानक कुछ गुंडे रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं, ओए शांति से पैसा निकाल, सब कुछ दे दे।
लेकिन जैसे ही उनकी नजर एक दूसरे की आंखों से मिलती है, दोनों की आंखें भर आती हैं और वो खुद ही वहाँ से निकल जाते हैं। फिर दोनों एक डेट पे जाते हैं, बहुत मजा करते हैं, हंसना मस्ती करते हैं। वापस घर जाते वक्त कोजी बाकी का हाथ पकड़ लेती है, लेकिन उस वक्त दिखाया जाता है कि स्पेक छुपके से बाकी को देख रहा होता है। अब बाकी अपनी गर्लफ्रेंड कोजुए को घर छोड़ने जा रहा होता है। तभी स्पेक वापस नजर आता है और कोजुए की चेहरे पर टेंशन साफ दिखाई देती है। वो कहती है, तुम एक रियल फाइटर हो, तुम्हारी जिंदगी हमेशा खतरे में रहती है, तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए। अगर मैं अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताई तो मुझे हमेशा डर रहेगा। कोजुए के मन में कई सवाल घूम रहे होते हैं। फिर वो बाकी से कहती है, जिनसे तुम लड़ते हो उनकी भी फैमिलीज होती है ना, उनकी भी कोई वाइफ बच्चे होंगे। अगर उन्हें कुछ हो गया तो उनकी फैमिली तुमसे नफरत नहीं करेगी। जब कोजुए ये सब बोल रही होती है, बाकी उसे जोर से गले लगा लेता है और कहता है, बस कुछ मत बोलो, फाइटर्स अपनी मर्जी से जीते हैं। मैं पिछले 17 सालों में कुछ भी अच्छा नहीं देखा। मेरे माँ बाप मुझे पसंद नहीं करते थे, वो हमेशा चाहते थे कि मैं दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग इंसान बनूं। बाकी कहता है, मैंने ये रास्ता खुद चुना है और मेरा गोल है अपने बाप को हराना। अगर इस रास्ते पर मुझे कुछ हो गया तो मुझे कोई पछतावा नहीं होगा, और अगर तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो तुम्हें भी अंदर से तैयार रहना होगा। और अगर आज तक मैंने किसी पर विश्वास किया है तो सिर्फ तुम पर, कोजुए। दोनों आपस में इमोशनल बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक स्पेक वहां आता है और बाकी पर अटैक करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही बाकी उसकी तरफ देखता है, स्पेक एकदम फ्रीज हो जाता है। तभी हानायामा वहां आता है, स्पेक का जबड़ा पकड़ता है और उसे दूर फेंक देता है। वो बाकी और कोजुए की जान बचाता है और कहता है, तेरी फाइट मुझसे है, बाकी से दूर रह। अब शुरू होती है स्पेक और हानायामा के बीच जबरदस्त फाइट। स्पेक एक सॉलिड किक हानायामा के चेहरे पे मार देता है, उसकी नाक से खून निकलता है। फिर स्पेक अपने कपड़े उतारता है और हम देखते हैं उसके पीठ पे एक शानदार टैटू बना होता है। ये टैटू तलवारों के निशानों से भरा होता है। ये टैटू यानाहामा फैमिली के लीडर्स का सिंबल है और सिर्फ वही आदमी ये बना सकता है जो असलियत में ताकतवर हो। टैटू पे बने ये निशान तब पड़ते हैं जब यानाहामा लीडर अकेला जाके पूरी गैंग से लड़ता है। ये स्टोरी सुनते ही उन दोनों के बीच सच में जंग शुरू हो जाती है। स्पेक कुछ भी हाथ में मिलता है उससे हानायामा पे अटैक करता है। कभी उसका जूता, कभी बेंच उठा के मारने की कोशिश करता है, लेकिन ये छोटी इंजरीज हानायामा पे कुछ खास असर नहीं डालती। हानायामा पूरी फाइट को एंजॉय कर रहा होता है और उसका फाइटिंग स्पिरिट जग जाता है। ये देख के स्पेक भी एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, वाह, कितनी सालों बाद कोई रियल ओपोनेंट मिला है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरह तू भी शांत खड़ा है, जैसे मैंने उस मूर्ति के साथ किया था। एक्चुअली थोड़ी देर पहले स्पेक ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने जाके उसे तोड़ दिया था। लोग अभी भी उस स्टैचू को दोबारा जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और स्पेक कहता है, अब मैं वही तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ। ये कहकर स्पेक बिना सांस लिए एक के बाद एक डेंजरस अटैक्स करता जाता है। वो लगातार पंचेस मार रहा था, बिना रुके, बिना थके। स्पेक 5 मिनट तक बिना सांस लिए रह सकता था, इसलिए वो अटैक करता ही जा रहा था। लेकिन हानायामा की ताकत भी किसी आम आदमी से काफी ज्यादा थी और वो भी हार मानने वाला नहीं था। इसीलिए हानायामा दोनों हाथों से गार्ड बनाकर स्पेक के सब पंचेस ब्लॉक करता जा रहा था। और जैसे ही हानायामा को लगता है कि स्पेक के पंचेस धीरे होने लगे हैं, वो तुरंत उसका फायदा उठाता है। एक पल में ही हानायामा एक जबरदस्त पंच स्पेक के चेहरे पर मार देता है। वो पंच इतना पावरफुल होता है कि स्पेक जमीन से उड़ जाता है और दूर तक घिसकता चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ सब लोग स्पेक को लेकर टेंशन में होते हैं। वो कहते हैं, ये स्पेक ने तो हमारी जेल को होटल बना लिया है, जब चाहे आता है, जब चाहे चला जाता है, रात गुजारता है, सुबह चला जाता है। हमने उसे मारने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अपनी बुलेट्स तक उसके सामने फेल हो गई। अगले बार जब ये आएगा ना, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दूसरी तरफ हानायामा स्पेक के चेहरे पे एक के बाद एक पावरफुल पंचेस बरसा रहा होता है। वो चिल्लाता है, हाँ हाँ, चक डिफीट का मजा, तू ही तो कह रहा था कि तू डिफीट का मजा लेना चाहता है। हानायामा के पंचेस में इतनी ताकत होती है कि स्पेक की बॉडी धीरे धीरे थकने लगती है और तभी अचानक स्पेक डिफीट एक्सेप्ट कर लेता है। हानायामा हैरान रह जाता है कि स्पेक ने इतनी आसानी से हार मान ली, लेकिन पता चलता है कि ये सब एक चाल थी। स्पेक के हाथ में 6 कार्ट्रिजेस छिपे होते हैं, जिनके जरिए वो हानायामा पे वार करता है। वो उन्हें अपने मुंह में डालकर मुंह बंद कर लेता है और बुलेट्स एक्सप्लोड हो जाती है। इस ब्लास्ट से हानायामा का जबड़ा आधा टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी गिरता नहीं है। वो खुद को संभालता है और स्पेक के चेहरे पे एक और पावरफुल पंच जोड़ता है और जीत जाता है ये फाइट। पुलिस वहां पहुंचती है और देखती है कि हानायामा ने स्पेक को बुरी तरह पीट दिया है। वो स्पेक को कॉलर से पकड़े होता है और पुलिस उसका दिल से शुक्रिया अदा करती है। पुलिस हानायामा को जानती थी, इसीलिए उसे इज्जत के साथ वहां से जाने देती है। लेकिन जैसे ही स्पेक को पुलिस कार में बिठाया जाता है, वो पैर से अटैक कर देता है। स्पेक सभी पुलिस ऑफिसर्स
उसको तुरंत मार डालता है बिना किसी मर्सी के। फिर वो पुलिस कार अपने हाथों में उठाकर हानायामा पे फेंक देता है। स्पेक एक आयरन रॉड उठाता है, हानायामा के फेस पे बार बार वार करता है और कहता है, तेरे पास मौका था मुझे हराने का, लेकिन तुम मिस कर गया। अब मैं तुझे खत्म कर दूंगा। अगर मैं थोड़ा और मार लेता तुझे तो तू पहले ही मर चुका होता। ये कहते ही स्पेक गन निकालता है और हानायामा के बॉडी में गोलियां दाग देता है। वो उसके लेग्स पे भी फायर करता है और जब हानायामा जमीन पे गिरता है तो वो उसके चेहरे पे जोर से लात मार देता है। मैं सोच रहा था हानायामा की कहानी अब खत्म, लेकिन मेरी सोच गलत थी। हानायामा इतनी आसानी से मरने वाला नहीं था, वो तो बस एक कॉमिक ट्विस्ट था। स्पेक गन हानायामा के मुंह में डालकर गोली चलाता है, लेकिन हानायामा का जबड़ा तो ऑलरेडी टूट चुका था। उसके दोनों गालों में होल बने हुए थे। वो गोली उसके सर में जाने के बजाय चीक के साइड से निकल जाती है और तब हानायामा तुरंत मौका पकड़ता है, स्पेक को नीचे फेंक देता है। उसके बाद लगातार उसके चेहरे पे पंचेस मारना शुरू कर देता है और हमें पता है हानायामा के हाथों में क्या ताकत छुपी है। स्पेक अपने हाथों से आंखों को ढक लेता है और हानायामा थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है, ये क्या करने जा रहा है। तभी स्पेक एक फ्लैश ग्रेनेड उसके सामने फेंक देता है। फ्लैश ग्रेनेड की रोशनी इतनी तेज होती है कि जैसे ही वो हानायामा की आंखों में पड़ती है उसकी आंखें अंधी सी हो जाती है। अब वो कुछ नहीं देख सकता। यहाँ एक तरह का स्टन ग्रेनेड इफेक्ट होता है, जैसे हम BGM गेम में देखते हैं। हानायामा ब्लाइंड हो जाता है, लेकिन फिर भी बिना देखे परफेक्ट एम के साथ स्पेक के चेहरे पर पंच मार देता है। लेकिन स्पेक चालाक होता है, वो जमीन के नीचे से निकलकर हानायामा के पीछे से पकड़ लेता है। वो उसका गला पकड़ता है और नेक बोन तोड़ने की कोशिश करता है। तब हानायामा अपनी सबसे खतरनाक टेक्निक का यूज करने की कोशिश करता है। जैसे मैंने पहले बताया, उसके हाथों में जानवर जैसी ताकत है। वो स्पेक के हाथ को पकड़कर इतना प्रेशर डाल देता है कि उसकी मसल्स फटने लगते हैं। स्पेक को समझ आ जाता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो उसकी बॉडी टूट जाएगी। तब वो कोशिश करता है कि हानायामा के कान में अपनी उंगली डालकर उसका दिमाग डैमेज करे, लेकिन हानायामा इतनी तकलीफ के बाद भी अपने पैरों पर खड़ा रहता है। स्पेक का गला हानायामा के हाथ में होता है और वो धीरे धीरे प्रेशर बढ़ाता है। आखिरकार स्पेक बेहोश हो जाता है। उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर्स उसका इलाज करते हैं। डॉक्टर बताता है, ये है स्पेक की असली हालत। असल में स्पेक की उम्र 97 साल है, लेकिन उसकी मस्कुलर बॉडी देखकर सबको लगा वो सिर्फ 50 के आसपास का होगा। सब गलत थे। अब सीन शिफ्ट होता है बाकी पर, जो एक रिटन टेस्ट दे रहा होता है, लेकिन वो खाली पेपर पर सिर्फ अपना नाम लिखता है, बाकी कुछ नहीं। टीचर उसे कहता है, तुझे पढ़ाई पर भी ध्यान देना चाहिए, सिर्फ बॉडी बनाने से कुछ नहीं होगा। जो भी काम इंसान ने किया है वो दिमाग से किया है, सिर्फ ताकत से नहीं। टीचर विंडो के पास जाता है और देखता है कि एक बंदा रनिंग ट्रैक से स्कूल की तरफ आ रहा है। तभी वो बंदा खिड़की तोड़ के अंदर आता है और सब शॉक में आ जाते हैं। टीचर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। वो कहता है, ये बंदा उड़ कैसे गया। वो बंदा कोई और नहीं, 5 क्रिमिनल्स में से एक डॉयल होता है, जो मेरी भी फेवरेट एंट्री है। वो बाकी से कहता है, भाई इस टीचर ने तुझे इतना कुछ कह दिया, अगर मैं होता तो मुंह तोड़ देता। और फिर वो सच में टीचर को एक जोर का पंच मार देता है। बाकी ये सब देखकर रोने का नाटक करता है, कहता है, मैं डर गया, मुझे कुछ मत करो, तुम बहुत स्ट्रांग हो, क्या तुम मुझे मारने आए हो। लेकिन जैसे ही डॉयल उस पर अटैक करने लगता है, बाकी उसके चेहरे पर एक सॉलिड किक मार देता है और फाइट शुरू हो जाती है। डॉयल अपना छुरा निकालता है, रेडी होता है फाइट के लिए और कहता है, तू सिर्फ 17 का है, लेकिन हर खतरे को महसूस कर लेता है, तुझे पता है कैसे लड़ना है। लेकिन बाकी उसकी बात का जवाब नहीं देता। वो सीधा क्लासरूम की विंडो से नीचे जंप मार देता है। उसका सिर्फ एक मकसद होता है, अपने क्लासमेट्स को ये पता ना चले कि वो अंडरग्राउंड रेसलर है, क्योंकि अगर स्कूल वालों को पता चल गया तो सब उससे डरने लगेंगे। नीचे लैंड करते ही वो एक बंदा के पास से गुजरता है जो पट्टे काट रहा होता है या शायद एक्टिंग कर रहा होता है। बाकी जैसे ही उसे गुड मॉर्निंग कहता है, वो बंदा अचानक कुल्हाड़ी से बाकी पर वार कर देता है। असल में ये माली नहीं था, ये था यनागी, उन 5 में से सबसे खतरनाक क्रिमिनल। और जैसे ही वो सामने आता है, अपना खतरनाक वेपन घुमाना शुरू कर देता है। वो वेपन छुरी जैसा होता है, दोनों तरफ से कांटेदार और रोप चेन से बंधा होता है। कुल्हाड़ी वाली भी खतरे में होती है और यनागी बाकी पर एक के बाद एक वार करता जाता है। बाकी के लिए उसके अटैक्स को डॉज करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन वो हर वार बचने की कोशिश करता है। तब यनागी उसकी तारीफ करता है, तेरे आंखें काफी तेज है, तुम मेरी वेपन्स की स्पीड को देख पा रहे हो, इम्प्रेसिव। फिर वो एक और वेपन निकालता है और कहता है, मैं अपनी रोप से वेपन की स्पीड डबल कर देता हूँ, अब देखते हैं बेटा, बचा के दिखा। स्पीड बढ़ने लगती है और यनागी इतनी तेज गति से अटैक करता है कि बाकी के हाथ से लेके शर्ट तक कट हो जाता है। लेकिन तभी बाकी अपनी शर्ट उतारकर उसे शील्ड बना लेता है और नागी के दोनों वेपन्स को बेकार कर देता है। तभी शिबुकावा पीछे से एंट्री करता है। उसके हाथ में पानी भरा हुआ नोटा होता है। वो चिल्लाता है, यनागी, और जैसे ही यनागी पीछे मुड़ता है, वो उसके मुंह पर ठंडा पानी फेंक
फेंक देता है। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक वक्त में यनागी ने भी शिबुकावा पर गर्म पानी फेंका था, जिससे उसके दोनों हाथ जल गए थे, और आज वो उसी तरह का छोटा बदला ले रहा होता है। लेकिन पानी ठंडा होता है, सिर्फ मजाक के लिए। शिबुकावा जोर से हंसा जाता है। भाई आज तो मजा आ गया। लेकिन मजाक खत्म, अब फाइट सीरियस मोड में चली जाती है। शिबुकावा यनागी के वेट ऑफ फोर्स का यूज उसी के खिलाफ करता है। ये देखकर सब लोग शॉक में रह जाते हैं, लेकिन यनागी आसानी से हार मानने वाला नहीं होता। अब यनागी के हाथ में एक और वेपन होता है जो शेर के नाखून जैसा लगता है, और वो शिबुकावा को सीरियसली इंजर कर देता है। तब शिबुकावा बाकी से कहता है, लगता है हमें मिलकर लड़ना पड़ेगा। जब ये टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था तब हमने डिसाइड किया था कि इसमें कोई रूल्स नहीं होंगे। ये कहते ही वो अपने खून से भरे हाथ का छिड़काव करता है यनागी के चेहरे पे। खून सीधा यनागी की आंखों में जाता है और वो कुछ वक्त के लिए अंधा हो जाता है। शिबुकावा उस मौके का फायदा उठाकर अटैक करता है और बाकी से कहता है, ओए तू भी मदद कर। अब बाकी और शिबुकावा दोनों मिलकर यनागी पर अटैक करते हैं। यनागी धीरे धीरे कमजोर पड़ता है, लेकिन उसके चेहरे पर डर का नाम नहीं होता। फिर एकदम से यनागी बाकी के स्टमक पर एक जबरदस्त किक मार देता है, और तब वो अपनी हिप्नोटिक टेक्निक का यूज करता है। वो बाकी से कहता है, बाकी बता, दुनिया की सबसे खतरनाक गैस कौन सी होती है? ध्यान से मेरी बात सुनो। बाकी धीरे धीरे उसकी बातों में खो जाता है। वो समझ नहीं पाता कि क्या हो रहा है। उसका दिमाग हिप्नोटाइज हो रहा होता है। तभी यनागी चलकर बाकी के बिल्कुल पास आ जाता है और उसका अटैक करने का इरादा बनाता है। शिबुकावा चिल्लाता है, ओए स्नैप आउट ऑफ इट, क्या कर रहा है? वो तुझे मार देगा। वो बाकी के बिल्कुल करीब आ चुका होता है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे बाकी किसी और दुनिया में खो गया हो। तभी यनागी मौका का फायदा उठाता है और अपना पॉइजनस गैस हाथ बाकी के नाक के पास ले जाता है, जिससे बाकी तुरंत बेहोश हो जाता है। बाकी की आंखें खुली होती हैं, लेकिन उसका होश चला गया होता है। दूसरी तरफ हमें एक सूमो रेसलर दिखाई देता है जो बिस्तर पर पड़ा होता है। उसे भी इसी पॉइजन गैस से अटैक किया गया था। जब भी कोई जहर हवा के जरिए अंदर जाता है तो वो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैल जाता है और आप हिल भी नहीं सकते। बाकी के साथ भी यही हो रहा होता है। यनागी को इस टेक्निक के लिए द पॉइजन का टाइटल मिला था और उसका इम्पैक्ट अब बाकी पर नजर आ रहा होता है। बाकी बेहोशी में पड़ा होता है और तभी यनागी उससे अपने सवाल का जवाब देता है। सबसे पॉइजनस गैस है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हर वक्त हवा में होती है, हर कोई इसे इनहेल करता है। मैं अगर इसी ऑक्सीजन का यूज अपनी ताकत बनाने में कर लूं तो मैं किसी को भी हरा सकता हूं। कहकर यनागी वहां से भाग जाता है। तब मित्सुनारी सभी फाइटर्स को बुलाता है और गुस्से में स्टेट और बाकी दोनों को डांटता है। वो कहता है, बाकी तुम यनागी से हार जाओगे? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरा नंबर 1 फाइटर बिना किसी रूल के हार गया। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। कहकर वो सबकी इंसल्ट भी करता है और मोटिवेट भी। मार्शल आर्ट का मतलब सिर्फ रिंग में लड़ना नहीं होता, तुम्हारा एनिमी कहीं से भी आ सकता है। ये सुनकर यानाहामा को गुस्सा आ जाता है। वो आगे बढ़कर तोकुगावा को कॉलर से पकड़ लेता है। वो कहता है, बंद कर अपनी बकवास बुड्ढे। तोकुगावा भी गुस्से में आ जाता है और उसके मुंह पर एक जोर का पंच मार देता है। ओए नीचे उतार, मुझे डरा रहा है तू? मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि तुम सब हारे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम लोग फूडो से हार जाओगे, और खासकर बाकी। मैंने तुम पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। बाकी ये सब सुनता है और उसके दिल में गिल्टी फीलिंग भर जाती है। वो चुपचाप वहां से निकल जाता है, लेकिन जैसे ही डोर खोलता है उसके सामने डोरियन खड़ा होता है। डोरियन के हाथ में गैसोलीन और लाइटर होता है। उसका प्लान होता है कि सब फाइटर्स को एक ही जगह जलाकर मार दे, लेकिन तभी कात्सुमी वहां आ जाता है और उसके हाथ से लाइटर छीनकर डोरियन को नीचे गिरा देता है। गैसोलीन डोरियन पर गिर जाता है और अब डोरियन का पूरा जिस्म भीग चुका होता है। कात्सुमी उसके ऊपर बैठा होता है, हाथ में लाइटर लिए। सिर्फ एक स्पार्क चाहिए, डोरियन का काम तमाम। डोरियन कांपने लगता है, लेकिन कात्सुमी मुस्कुराता है और कहता है, डर मत, मैं तुझे जिंदा नहीं जलाने वाला, वरना मुझमें और तुझमें फर्क ही क्या रह जाता। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूँ और मेरा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अभी जिंदा है। लेकिन तभी कात्सुमी लाइटर जला देता है और डोरियन के जिस्म में आग लग जाती है। मैं तो मजाक कर रहा था डोरियन, ये सब तो मैंने तुझसे ही सीखा है। तू नंबर 1 लीच है, कभी फेयर फाइट नहीं करता। डोपू ओरोची वहाँ आकर कहता है, शाबाश मेरे बेटे, कमाल कर दिया। मार्शल आर्ट्स में जीत सबसे जरूरी है, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। लेकिन तभी डोरियन फिर से उठ जाता है। थोड़ी देर पहले जिसका बॉडी जल रहा था वो अब खुद को संभालता है और उसके मुंह से एक भयानक चीख निकलती है। ऐसा लगता है जैसे डोरियन ने अपने जिस्म की सारी आग सोख ली हो और अब उसके अंदर से एक पागल सी एनर्जी फूट पड़ती है। वो जोश में चिल्लाता है, अब बताओ अगला कौन है? तभी डोपो ओरोची आगे बढ़ता है और कहता है, मैं हूँ अगला, तुझसे अपने काटे हुए हाथ का बदला लेना है। लेकिन कत्सुमी बोलता है, अभी नहीं डैड, आपका नंबर बाद में आएगा। सबसे पहले मेरे टीचर आपसे निपटना चाहते हैं, काटा कियोसुमी। और बिना वक्त गवाए कियोसुमी डोरियन पर वार करना शुरू कर देता है। एक के बाद एक डेंजरस अटैक्स बरसता है। वो
डोरियन से कहता है, तूने मार्शल आर्ट्स के लेजेंड का हाथ काट दिया, तुझे जरा भी शर्म नहीं आई। डोरियन उसकी बातें इग्नोर करता है, जिसे देख के कत्सुमी कहता है, लगता है तेरी सुनने की ताकत चली गई है, चल फिर तेरे कान ही काट देता हूँ। और वैसे ही एक पतली सी स्ट्रिंग का यूज करके वो डोरियन के कान काट देता है। डोपो ओरोची गुस्से में बोलता है, अब मैं तुझे दिखाता हूँ असली कराटे क्या होता है। जब तीनों मिलकर डोरियन से बात कर रहे होते हैं, तभी डोरियन चुपके से इनविजिबल स्ट्रिंग का यूज करता है और कत्सुमी और उसके टीचर को बांध देता है। वो उन्हें काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी डोपो अपने हाथों से उस स्ट्रिंग को तोड़ देता है। डोरियन हैरान रह जाता है, ये कैसे हो गया? ये तो हेलीकॉप्टर रोक सकता है। लेकिन डोपो के हाथ इतने मजबूत होते हैं कि वो सब कुछ तोड़ने की ताकत रखते हैं। तभी डोरियन अपने मुंह से ग्रेनेड निकालता है और पिन निकालते हैं धमाके के साथ वहां से गायब हो जाता है। ज्यादा नुकसान नहीं होता, सब लोग टोकुगावा की जान बचा लेते हैं। डोरियन पाइपलाइन के जरिए गटर में छुप जाता है, जहां उसने अपना एक बेड और ट्रेनिंग स्पॉट भी बना रखा होता है। वो आराम से म्यूजिक सुन रहा होता है, लेकिन तभी कत्सुमी उसका पीछा करके उसके पास पहुंच जाता है। वो कहता है, तू मुझसे भाग नहीं सकता डोरियन। डोरियन उसे देखकर कहता है, तू वो आदमी नहीं है जो मुझे हरा सके। कत्सुमी पूछता है, तूने ये जगह क्यों चुनी? डोरियन कहता है, बचपन में जब मेरी फैमिली पर आर्मी ने हमला किया था, तब हम इसी टनल में छुपते थे। ये जगह मेरी जिंदगी की एक पहचान बन चुकी है। कत्सुमी कहता है, मुझे तेरी कहानी सुनकर दुख हुआ, और एक जोर का किक मारने की कोशिश करता है, लेकिन डोरियन डॉज करता है, बाएं तरफ आकर उसके मुंह पे पंच देता है और कहता है, मैं पहले ही बोला था, तू मुझे नहीं हरा सकता। फिर वो बॉटल जो वो पहले पी रहा था उसे तोड़ता है और ग्रीस लगाकर उसके टुकड़े अपने हाथों पर चिपका देता है। अब डोरियन के हाथ एक डेडली वेपन बन जाते हैं। जब फाइट स्टार्ट होती है, कत्सुमी एक ड्रम उठाकर डोरियन के मुंह पर फेंकता है, लेकिन डोरियन आसानी से उसे रोक लेता है। अब ये फाइट एक लाइफ एंड डेथ सिचुएशन बन चुकी है। डोरियन बॉटल के टुकड़ों से कत्सुमी के पैर को काट देता है। कत्सुमी समझ जाता है कि अब डोरियन के हाथों पर स्पाइक्स जैसे आर्मर हैं। डोरियन कह के चिढ़ाता है, तेरे पंचेस में जान ही नहीं है, जा पहले डोपो ओरोची से सीख के आ। कत्सुमी समझ जाता है कि डोरियन उसका मोराल तोड़ना चाहता है, लेकिन वो कहता है, मैं जीत गया तो डोपो भी मुझ पर गर्व करेगा। और यहीं इस सीरीज का पहला पार्ट खत्म होता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आप नेक्स्ट पार्ट चाहते हो तो जरूर कमेंट करो। मिलते हैं अगली कहानी में।